दोस्तों, आखिर क्यों एक सुनहरा तोता एक बच्चे की देखभाल माँ के तरह कर रहा था, और उस बच्चे की माँ यानी महारानी अचानक क्यों गायब हो गई? क्या वह सुनहरा तोता ही उसकी माँ है, या कोई और रहस्य छुपा है महाराज के 200 फीट ऊंची मूर्ति में? तो आइए इस रहस्यमय कहानी को शुरू करते हैं। रानी गायत्री देवी एक गहरी नदी में बह गई थी। पीछे छोड़ गई एक 14 वर्षीय पुत्र। राजकुमार की कम उम्र को देखते हुए राजा ने रानी की प्रिय नौकरानी कमला से विवाह कर लिया। अब कमला महारानी बन चुकी थी। राजा ने महारानी से कहा, हम कुछ काम से पड़ोसी राज्य जा रहे हैं, आप राजकुमार का अच्छे से ख्याल रखना। इसके बाद राजा रथ में बैठकर चल दिए। राजकुमार ने अपनी सौतेली मां से कहा, मां चलो ना, मुझे बाग में जाना है, मुझे खेलने का मन कर रहा है। सौतेली मां कमला ने झिड़कते हुए कहा, अरे चुप करो राजकुमार, जब से आई हूं तब से तुमने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। खेलना है ना, चलिए आज आपको एक बहुत अच्छा खेल खिलाती हूं। रानी कमला राजकुमार को एक कमरे में बंद कर देती है और सारी बत्तियां बुझा देती है। बेचारे राजकुमार को दिन में सिर्फ एक बार भोजन मिलता था। राजकुमार चिल्लाते हुए बोले, मां आप कहां चली गई? लौटाओ ना मां। भूख और थकान से चूर राजकुमार की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और वो गहरी नींद में चला गया। सपने में राजकुमार विक्रम को अपनी मां के दर्शन हुए। राजकुमार ने पूछा, मां आप कहां चली गई थी? मां ने उत्तर दिया, मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो हमेशा से तुम्हारे पास ही हूं बेटा। राजकुमार ने कहा, मां दूसरी मां मुझे बहुत तंग करती है, मैं पिताजी से उनकी शिकायत करूंगा। मां ने मना करते हुए कहा, नहीं बेटा ऐसा मत करना, वो बड़ी चतुर है, तुम्हारे पिता के सामने बहुत अच्छी बनती है, तुम्हारे पिता तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे। राजकुमार ने पूछा, तो मैं क्या करूं मां? मां ने सलाह देते हुए कहा, याद रखना जिंदगी में कोई समस्या आए उसका हल तुम्हारे आसपास ही होता है, बस उम्मीद के नजरिए से देखने की जरूरत होती है। तुम्हारी दूसरी मां के कक्ष में एक अलमारी है जिसमें एक सुनहरा तोता है, तुम उसे निकाल लो। इतने में राजकुमार का सपना टूट गया। राजकुमार ने खुद को कमला के कक्ष में पाया। राजा को देखकर कमला चौंक गई और बोली, अरे महाराज आप तो कल आने वाले थे ना? राजा ने कहा, हाँ लेकिन हम आज आ गए तो क्या हो गया? कमला ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं महाराज कुछ नहीं। राजकुमार ने सोचा, अच्छा पिताजी के आने से पहले ही मां ने मुझे अपने कक्ष में सुला दिया ताकि पिताजी को कुछ पता ना चले। राजा ने कमला से कहा, अच्छा महारानी आप राजकुमार के साथ अपने कक्ष में सो जाइए, हमें कुछ काम है, हम कल मिलते हैं। रानी ने सहमति में कहा, जी महाराज। कमला राजकुमार के पास सो गई। राजकुमार का ध्यान लकड़ी वाली अलमारी था। कुछ समय बाद रानी कमला गहरी नींद में सो गई। तभी राजकुमार उठ खड़ा हुआ। राजकुमार ने चुपके से तकिए के नीचे से चाबी निकाल ली और अलमारी खोलकर देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। राजकुमार हैरान होकर सोचने लगा, आखिर वो सुनहरा तोता कहाँ गया? तभी कमला ने गर्जन भरी आवाज में पूछा, ये क्या कर रहे हो राजकुमार? सौतेली मां की ऐसी गर्जन भरी आवाज सुनकर राजकुमार बुरी तरह डर गए। राजकुमार घबराकर हकलाने लगे। तभी अचानक राजा कमरे में आए और गुस्से से बोले, रानी हमारे राजकुमार से ऐसे बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? राजा की आवाज सुनकर रानी का चेहरा पीला पड़ गया। कमला ने सफाई देते हुए कहा, महाराज मैं तो वो दरअसल राजकुमार ने हमारी अलमारी हमसे बिना पूछे खोली, इसलिए हम इन्हें थोड़ा सा डांट रहे थे। राजा ने राजकुमार को प्यार से समझाते हुए कहा, राजकुमार ये अच्छी बात नहीं है, आगे से आप ऐसा मत करिएगा। और रानी खबरदार, जो हमारे पुत्र से इस तरीके से आगे से कभी बात की तो हम यहां कुछ कागजात भूल गए थे, वही लेने आए थे। अब हम जा रहे हैं, शुभ रात्रि। राजकुमार ने डरते हुए राजा से कहा, पिताजी मुझे आज आपके साथ सोना है। राजा सहमत होकर बोले, अच्छा चलिए हम कागजात का काम कर लेंगे, फिर हम साथ में सोएंगे। कमला ने सोचा, ये जरूर मेरी शिकायत करने के लिए सोने जा रहा है। उसने तुरंत राजा से कहा, मैं भी चलती हूं, मुझे अकेले यहां डर लगता है। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है। राजा और रानी सो गए, पर राजकुमार अभी भी सोने का नाटक कर रहे थे। राजकुमार ने सोचा, यही मौका है, चलकर वो सुनहरा तोता ढूंढता हूं, नहीं तो कल तक तो मां उसे दूसरे स्थान में छिपा देगी। अलमारी में चाबी भी लगी हुई है, यही आखिरी मौका है। राजकुमार वापस रानी के कक्ष में गए
और अलमारी के दोनों दरवाजे खोल दिए। लेकिन राजकुमार उस खाली अलमारी को देखकर फिर सोचने लगे, लगता है मां का सपना मेरा भ्रम था। वो अलमारी बंद ही करने वाले थे कि उन्हें एक छोटा दरवाजा दिखाई दिया। राजकुमार ने सोचा, ये तो एक दरवाजा लग रहा है, इसे खोल कर देखता हूं। जैसे ही राजकुमार ने उस दरवाजे को खोला तो उसे एक कक्ष के पीछे की दीवार फूटी हुई दिखाई दी। वहां एक पिंजरा लगा था जिसमें वाकई में एक सुनहरा तोता कैद था। तभी राजा की गर्जन भरी आवाज गूंजी। उन्होंने डांटते हुए कहा, यह तुमने ठीक नहीं किया राजकुमार विक्रम। पिता की गर्जन भरी आवाज सुनकर राजकुमार विक्रम डर गए। कमला ने कहा, देखिए महाराज, बिना पूछे किसी की अलमारी खोलना तो एक अपराध हुआ ना। राजकुमार ने सफाई देते हुए कहा, पिताजी, मैं कोई अपराध नहीं करना चाहता था, मैं तो उस सुनहरा तोता को आजाद करना चाहता था। तभी राजा की नजर पिंजरे में कैद सुनहरे तोता पर गई। राजा ने पूछा, रानी ये क्या है? आपने अलमारी से महल की दीवार में छेद करके एक पिंजरा लगाया हुआ है। कमला ने माफी मांगते हुए कहा, माफ कीजिए महाराज, मैं तो बस राजकुमार के जन्मदिन में उन्हें ये उपहार देना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया ताकि किसी को ये दिखे ना। राजा ने कहा, अच्छा चलिए ठीक है, अब उपहार तो इन्होंने देख ही लिया, तो एक काम करिए, ये उपहार इन्हें ही दे दीजिए। रानी ने बिना मन के पिंजरे को खोला। सुनहरा तोता अपने आप राजकुमार के हाथ पर आकर बैठ गया। राजकुमार ने कहा, धन्यवाद मां, मुझे ये सुनहरा तोता बहुत पसंद आया, बड़ा मजेदार है ये तो। कमला ने गुस्सा होकर मन में सोचा, अपना धन्यवाद अपने पास रखो, अब देखते जाओ मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूं। दिन बीतते गए। राजकुमार वापस खुश रहने लगे। वो सारा समय अपने खूबसूरत तोते के साथ ही बिताते थे। पर रानी कमला को यह भी रास नहीं आया। कमला ने मन में कहा, मुझे राजकुमार विक्रम की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, मैं इसे रास्ते से हटाना चाहती हूं। आज नहीं तो कल जब मेरी संतान होगी तो इस राजकुमार विक्रम के रहते मेरी संतान कभी राजा नहीं बन पाएगी। दासी ने कमला से कहा, हाँ महारानी, मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। कमला ने पूछा, अच्छा क्या उपाय है बताओ। दासी ने कहा, हमें राजकुमार को जहर दे देना चाहिए। कमला ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, अगर राजा को पता चला तो वो मुझे फांसी दे देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। दासी ने फिर कहा, तो ठीक है महारानी, एक काम कर सकते हैं, एक ऐसा विष है जो अगर किसी के शरीर में चला गया तो वो व्यक्ति 5 से 6 महीनों में पागल हो जाता है। आप कहो तो मैं वो विष लेकर आ सकती हूं। कमला ने सहमति में कहा, हाँ ये सही रहेगा। दासी ने फिर कहा, आप एक काम करो, राजकुमार की कुर्सी में उस विष से डूबा हुआ कांटा लगा दो, जैसे ही वो बैठेंगे वो कांटा उनको चुभेगा, उनमें विष का संचार हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कमला ने कहा, अरे वाह, ये तुमने बड़ी अच्छी योजना बनाई है, अब बस कल की देर है। अगली सुबह राजकुमार रोज की तरह अपने सुनहरा तोता के साथ खेल रहे थे, पर आज सुनहरा तोता का व्यवहार बिल्कुल अलग था। राजकुमार ने पूछा, अरे मित्र, तुम आज मेरे साथ खेल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ तुमको? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? राजकुमार के इतना कहते ही वो सुनहरा तोता रोने लगा। राजकुमार ने कहा, अरे तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है? सुनहरा तोता ने हकलाते हुए कहा, वो दरअसल मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूं, मैं तुम्हें एक षड्यंत्र से अवगत कराना चाहता हूं। राजकुमार ने पूछा, क्या कैसा षड्यंत्र? सुनहरा तोता ने कहा, मित्र, उन्होंने तुम्हारे राज्यसभा में बैठने के स्थान पर ना एक जहरीला कांटा चुभो दिया है। ये सब सुनकर राजकुमार पहले तो चिंतित हुआ, पर फिर वो जोरों से हंसने लगा। राजकुमार ने कहा, अरे मित्र, मेरी उम्र पर मत जाओ, मैं दिखता छोटा हूं पर मुझसे पार पाना इतना आसान नहीं है। अब तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूं। बस ये अच्छा हुआ कि तुमने मुझे ये बात बता दी, अब आगे क्या करना है वो मुझ पर छोड़ दो। दूसरे दिन राज्यसभा में राजा और राजकुमार प्रवेश करते हैं। रानी पहले से ही अपने स्थान पर बैठी हुई थी। कमला ने मन में सोचा, अब कैसे बचोगे राजकुमार? राजकुमार ने मन में कहा, बस देखते जाओ माते मैं क्या करता हूं। राजा ने कहा, चलिए पुत्र, हमें सिंहासन पर बैठना चाहिए। राजकुमार ने कहा, पिताजी, मेरी ये पगड़ी ना ढीली सी लग रही है, मां मेरी पगड़ी ठीक कर दो ना। हाँ बेटा, अभी ठीक करती हूं।
रानी ने राजकुमार की पगड़ी सही की। राजकुमार भागकर सीधा रानी की जगह बैठ गए। राजकुमार ने कहा, पिताजी, आज खेलते खेलते मेरे पैर में मोच आ गई है। मैं इतनी ऊंची सीढ़ियां चढ़कर नहीं बैठ सकता। आज मेरे स्थान पर मां बैठे तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? राजा ने कहा, नहीं नहीं बेटे, कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रानी, आइए, आज आप राजकुमार के स्थान पर बैठ जाइए। कमला घबराते हुए बोली, ठीक है महाराज। राजा अपने सिंहासन पर बैठ गए। रानी अभी भी खड़ी थी। वो मन में सोच रही थी, ये दिखता छोटा है पर है बड़ा चतुर। राजा ने पूछा, क्या हुआ रानी? आप जल्दी से स्थान ग्रहण कीजिए। कमला ने कहा, जी महाराज। रानी ने अपने रुमाल को कांटे पर रख दिया और अपनी रुमाल में कांटे को सावधानी से लपेट कर उठाया। फिर वो कुर्सी पर बैठ गई। राजकुमार ने सोचा, मां भी बड़ी चतुर है। मैंने सोचा था कि वो अपनी गलती स्वीकार कर लेंगी, लेकिन उन्होंने तो बड़ी चालाकी से पहले कांटे को हटाया, फिर आराम से बैठ गई। रात में कमला ने दासी से कहा, ये लड़का तो बहुत ही शातिर है दासी, इसने तो मेरी चाल मुझ पर ही भारी कर दी। दासी ने कहा, रानी आप चिंता क्यों करती हो, मैं एक युक्ति देती हूं। आप एक काम करो, उसे एक चाबी वाला बंदर का खिलौना दो, उसकी चाबी में जहर लगा देना और उसे भेंट करना। आप उस बंदर को ऐसे रखना जिससे आपको उस चाबी का स्पर्श ना हो। जैसे ही वो राजकुमार उस चाबी वाले बंदर की चाबी घुमाएगा, उसके हाथ जहर लग जाएगा और फिर हमारा काम हो जाएगा। कमला ने कहा, हां, ऐसा खिलौना देखकर कोई शक नहीं करेगा। ये तुमने बहुत अच्छी सलाह दी है दासी। राजकुमार के कक्ष में सुनहरा तोता बैठा वापस रोने लगा। राजकुमार ने पूछा, ओफो, अब क्या हो गया मित्र? मैंने तो अब रानी मां को सबक भी सिखा दिया ना। सुनहरा तोता ने कहा, नहीं नहीं मित्र, उन्होंने एक और चाल चली है। कल वो तुम्हें एक चाबी वाला बंदर देने वाली है, उसकी चाबी में विष लगा हुआ होगा। राजकुमार ने कहा, मां बड़ी चालाकी कर रही है, अब तुम देखो कि मैं कल क्या करता हूं। तुमने ये बताकर बहुत अच्छा किया मित्र, क्योंकि मुझे इस तरह के खिलौने तो बहुत पसंद है। बस तुम्हें एक काम करना होगा, तुम आंगन में खेलते रहना और मुझे बता देना कि कब रानी मां मेरे कक्ष में प्रवेश करने वाली है। तोता ने कहा, ठीक है मित्र। दूसरे दिन रानी सच में चाबी वाला बंदर लेकर राजकुमार के पास गई। कमला ने कहा, मेरा प्यारा राजकुमार, देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूं। राजकुमार ने कहा, हां, क्या लाई हो मां मेरे लिए, दिखाओ ना। तभी राजा ने अचानक आकर कहा, अरे भाई राजकुमार, हम हार गए, आप जीत गए। इसके भीतर एक मिनट भी रहना हमारे लिए तो अब संभव नहीं है। राजा को वहां देखकर रानी घबराकर बोली, अरे महाराज, आप यहां? राजा हंसते हुए बोले, हां, वो दरअसल हम राजकुमार के कक्ष में उनकी मदद करने के लिए गए थे और फिर हम उनके साथ खेलने लग गए। वो राजकुमार के हाथ में एक अंगूठी फंस गई, बस वही निकाल रहे थे। राजा ने कमला से पूछा, आप यहां पे क्या कर रही हैं महारानी? कमला ने कहा, दरअसल महाराज, हम राजकुमार के लिए ये विशेष चाबी वाला बंदर लेकर आए हैं। इसे चाबी देने से ये बड़ी खूबसूरती से नाचता है। राजकुमार ने कहा, हाँ मां, ये तो बहुत सुंदर है। क्या बचपन में आपके पास भी ऐसे ही खिलौने थे? कमला ने कहा, हां, मैं तो इनमें चाबी भर भर के रोज खेला करती थी। इसके साथ खेलो युवराज, आपको बड़ा आनंद आएगा। राजा ने कहा, हाँ, बात तो सही है आपकी। चलिए युवराज, आपकी मां ने आपके लिए इतने प्यार से खिलौना लाया है, इसके साथ जरा खेल कर तो दिखाइए। राजकुमार ने कहा, पर पिताजी, मैं अभी कैसे खेल सकता हूं? राजा ने कहा, अरे हां, हम तो भूल ही गए। दरअसल अंगूठी निकालने के लिए हमने राजकुमार के उंगलियों और हाथों में तेल लगाया था, इसलिए हम दोनों के हाथ अभी भी चिकने हैं। इसलिए चाबी तो आपको ही भरना पड़ेगा महारानी। कमला ने मन में सोचा, मैं तो अपने ही जाल में फंस चुकी हूं। हे भगवान, ये मैं कहां फंस गई? राजकुमार ने कहा, मां क्या कर रही हो? जल्दी से चाबी भरो ना, मुझे इस बंदर को नाचते हुए देखना है। रानी चाबी भरने के लिए हाथ आगे करती है और फिसलने का नाटक कर खिलौना खिड़की से बाहर फेंक देती है। राजा ने पूछा, अरे ये क्या बात है महारानी, आप ठीक तो है ना? कमला ने कहा, हाँ, वो दरअसल महाराज, शायद यहां थोड़ा तेल गिरा हुआ था, इसलिए मेरा पैर फिसल गया। रानी वापस विफल हो गई। राजकुमार वापस बच गया।
रात के समय दासी और रानी वापस मिली। दासी ने कहा, रानी, अब समय आ गया है कि हम अपनी सबसे सटीक चाल चलें। कमला ने पूछा, कैसी चाल? दासी ने कहा, कल आप राजकुमार के लिए उनका पसंदीदा गुलाब का शरबत लेकर जाना, उसमें वो विष मिला होगा। कमला ने कहा, हां, ये सही रहेगा। दूसरी ओर सुनहरा तोता वापस रोने लगा। राजकुमार ने पूछा, उफो, अब क्या हो गया मित्र? क्यों रो रहे हो? तोता ने कहा, दरअसल तुम्हारी सौतेली मां और दासी ने मिलकर तुम्हें विष वाला गुलाबी शरबत पिलाने की योजना बनाई है। तुम्हें वो शरबत राजा के सामने देंगी। अगर तुमने उसे पीने से मना कर दिया तो राजा अपनी रानी का अपमान मानेंगे। अब तुम क्या करोगे? ये सब सुनकर राजकुमार पहले तो चिंतित हुआ, फिर वो गंभीर होकर बोला, अब तुम देखते जाओ बंधु, कल उनके हाथ का शरबत मैं पीऊंगा भी, और मुझे कुछ होगा भी नहीं। तोता ने कहा, ये क्या कह रहे हो? वो तो विष वाला शरबत होगा, तुम उसे मत पीना। राजकुमार ने कहा, वो तो तुम्हें कल ही पता चलेगा मित्र। राजकुमार के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उनके पास कोई गुप्त योजना हो। दूसरे दिन जब राजकुमार राजा के पास बैठे थे, तभी रानी कमला विषैला शरबत लेकर आई। कमला ने कहा, राजकुमार, ये लीजिए, आपको गुलाब का शरबत पसंद है ना? मैंने खास अपने हाथों से ये शरबत आपके लिए बनाया है, इसे ग्रहण कीजिए। राजकुमार ने कहा, नहीं नहीं मां, मैं इसे नहीं पी सकता। कमला ने हैरानी से कहा, क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? राजा ने कहा, अरे राजकुमार, ये क्या तरीका है? आपकी मां ने आपके लिए इतने प्यार से शरबत बनाया है, इसे अगर आप नहीं पिएंगे तो इनका अपमान होगा। ये शरबत तो आपको पीना ही पड़ेगा। राजकुमार ने कहा, नहीं पिताजी, बात वो नहीं है, मैं ये शरबत जरूर पीऊंगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, और आपको तो पता है इतना सा तो मेरा पेट है। मैं इसमें से आधे गिलास शरबत पी पाता हूं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जैसा कि मां ने कहा कि ये इन्होंने बड़े प्यार से मेरे लिए बनाया है, तो मां, अगर इसे आधा आप पी ले तो बाकी का आधा शरबत मैं पी लूंगा। राजा ने कहा, हां, ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही, आप इसे आधा पी लीजिए महारानी। राजकुमार इतना शरबत तो वाकई नहीं पी पाएंगे, और हमें तो मीठी चीजें पसंद नहीं है, नहीं तो हम ही पी लेते। चलिए महारानी, जल्दी से पी लीजिए। कमला ने मन में सोचा, हे भगवान, ये इतना शातिर निकलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। आधा शरबत, अरे इसकी एक घूंट भी मैंने अगर पी ली तो मैं पूरी तरह पागल हो जाऊंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रानी ने वो शरबत मुंह तक ले जाने के बाद गिलास छोड़ दिया। वो गिलास जमीन पर गिर गया और सारा शरबत गिर गया। राजकुमार ने कहा, अरे मां, ये तो सारा का सारा शरबत जमीन पर गिर गया। मुझे गुलाब का शरबत बहुत पसंद है, काश मैंने ही पहले पी लिया होता तो कम से कम आधा तो पी पाता। मैंने सोचा मां पिएंगी तो उसके बाद प्यार का स्वाद बढ़ जाएगा। राजा ने कहा, रानी, वापस एक गिलास शरबत लेकर आइए और राजकुमार की ख्वाहिश पूरी कीजिए। कमला ने कहा, जी महाराज। रानी वापस शरबत लाती है, उसे आधा पीती है और राजकुमार को पकड़ाती है। राजकुमार उस शरबत को पीते हैं और फिर खांसने लगते हैं। राजा ने पूछा, क्या हो गया राजकुमार? राजकुमार ने कहा, दरअसल पिताजी, शरबत के आखिरी में चीनी के दाने थे, वो मेरे गले में अटक गए। राजा ने आदेश देते हुए कहा, रानी, आज से राजकुमार को जो भी भोजन दिया जाएगा उसे पहले आप चखेंगी और अच्छे से उसे परखेंगी। राजकुमार को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। कमला ने मन में सोचा, एक भी चीनी का दाना नहीं था। ये बच्चा बड़ा शातिर है, अब इसे खाने में विष देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इसे कुछ भी खिलाने के पहले अब सब कुछ मुझे चखना होगा। राजकुमार ने तोता से कहा, देखा मित्र, आज भी मां को अच्छा सबक सिखाया, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। दोनों मित्र आपस में बातें कर रहे थे, पर उनकी सारी बातें दूर खड़ी दासी सुन रही थी। उसने सोचा, ये सुनहरा तोता बोल सकता है तो इसका मतलब हमारे सारे षड्यंत्र की योजना राजकुमार को पहले से थी। मुझे ये बात रानी को बतानी ही होगी। दासी ने कमला से कहा, महारानी, आप जानती हैं क्या हुआ? मैंने राजकुमार के सुनहरा तोता को इंसानी आवाज में बात करते सुना। कमला ने पूछा, क्या कह रही हो तुम? तुमने सही से तो देखा ना, वो सुनहरा तोता सच में बात कर सकता है। दासी ने कहा, जी महारानी, मैंने अपने कानों से सुना, उसने ही हमारे षड्यंत्र की सूचना राजकुमार को दी है। यह सुनकर
कमला का चेहरा पीला पड़ गया। कमला ने कहा, गलती मेरी ही है, मुझे उस तोते को पहले ही रास्ते से हटा देना चाहिए था। जो भी हो, अब मुझे पता है कि कल क्या करना है। दूसरे दिन रानी के कक्ष में भीड़ जमा हो गई। रानी का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया। राजा ने पूछा, रानी ये क्या हो गया आपको? वैद्य ने कहा, महाराज इनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है। देखिए, आज सुबह से इन्हें 7 बार खून की उल्टी हो गई है। अगर और 2-3 बार हुई तो फिर इनके बचने की संभावना काफी कम हो जाएगी। राजा ने पूछा, इन्हें ठीक करने का कोई तो उपाय होगा ना? वैद्य ने कहा, एक ही उपाय है महाराज। अगर इन्हें सुनहरा तोता का मांस खिलाया जाए तो ये वापस ठीक हो सकती है, पर यह सब कुछ हमें बहुत जल्दी करना होगा। राजा ने कहा, सुनहरा तोता तो हमारे राज्य में दिखाई ही नहीं देते, दूसरे राज्य से मंगाने में तो बड़ा समय लग जाएगा। वैद्य ने कहा, नहीं महाराज, राजकुमार के पास भी तो सुनहरा तोता है। राजकुमार ने कहा, पिताजी मैं समझ गया कि आप क्या सोच रहे हैं। मां से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं अपना सुनहरा तोता इन्हें दे दूंगा। बस मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं अपने सुनहरा तोता को एक बार गले लगाना चाहता हूं। राजा ने कहा, तुम कितने समझदार हो, तुम उसे अपने गले लगा लो। राजकुमार अपने कक्ष में गए, सुनहरा तोता को उठाया और अपने गले से लगाया। देखते देखते राजकुमार और सुनहरा तोता वहां से गायब हो गए। राजा ने पुकारते हुए कहा, राजकुमार आप कहां गए? सुनहरा तोता राजकुमार के साथ एक घने वन में प्रकट हुआ। राजकुमार ने कहा, हम कहां आ गए? तोते के जादू से राजकुमार के कपड़े अब साधारण हो चुके थे। तोता ने कहा, राजकुमार ये सुमेरु राज्य है। राजकुमार ने कहा, सुमेरु राज्य? ये राज्य तो हमारे राज्य से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। अरे बाप रे बाप! इस राज्य के राजा ने अपनी 200 फीट ऊंची प्रतिमा बनवाई हुई है। सुनहरे तोता ने कहा, राजकुमार अब तुम्हें यहां कुछ सालों तक साधारण व्यक्ति जैसा जीवन बिताना होगा। अगर तुम अभी अपने राज्य लौटे तो आज नहीं तो कल तुम्हारी सौतेली मां तुम्हें जहर देकर मार देगी। यहां से तुम सीधे चलते हुए राज्य में जाओ। जो पहला व्यक्ति दिखाई दे उसके यहां कोई भी काम पकड़ लेना। बस ये सोचो कि यही तुम्हारी मां का आदेश है, और आज से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। अगर हमें किसी ने बात करते हुए सुन लिया तो हम दोनों की जान को खतरा हो सकता है। ये लो, मैं तुम्हें अपना पंख देता हूं। जैसे ही तुम इसे हाथ में रखकर मेरा स्मरण करोगे, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पर हां, याद रहे मुझे सिर्फ ऐसे काम के समय ही बुलाना जब वो काम तुमसे किसी भी सूरत में ना हो। समय आने पर तुम अपने देश के राजा बना दिए जाओगे। अब डरना मत और अपना ख्याल रखना। इतना कहकर सुनहरा तोता गायब हो गया। राजकुमार भी राज्य की ओर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद वो राज्य में प्रवेश कर गया। धोबी ने खुद से कहा, अरे रोज रोज इतने कपड़े धोने के बाद ये ढोकर ले जाते ही मैं थक जाता हूं। ये राजमहल वाले भी ना जाने कितने कपड़े पहनते हैं, अपने लिए तो कुछ समय ही नहीं बचता। इतना सुनकर राजकुमार ने कहा, काका मुझे लगता है कि आपको कोई आदमी काम पर रख लेना चाहिए। इस तरह से तो आपको राहत मिल जाएगी। धोबी ने कहा, हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, पर मुझे अपने लायक कोई आदमी मिला ही नहीं। दरअसल मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो सिर्फ 2 वक्त के खाने में मेरा काम करे। इससे ज्यादा पैसे मैं उसे कुछ भी नहीं देने वाला। अब बताओ भला इतने कम में कौन ही काम करेगा बेटा? राजकुमार ने कहा, मैं हूं ना काका, मैं करूंगा। धोबी ने पूछा, क्या सच में? तो फिर ठीक है, आज से तुम्हारी नौकरी पक्की। आज से तुम मेरे साथ मेरे घर पर ही रहना। राजकुमार ने कहा, ठीक है, बिल्कुल। धोबी के वेश में राजकुमार रोज रोज राजमहल में कपड़े धोकर ले जाते थे। राजकुमारी ने धोबी को बहुत बार देखा था। न जाने क्यों उसे वो पसंद करने लगी थी। एक दिन मौका पाकर राजकुमारी ने धोबी वाले राजकुमार से बात कर ही ली। राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो? देखकर तो किसी राज्य के राजकुमार लगते हो। राजकुमार ने सोचा, इसे कैसे पता चला? नहीं नहीं, सुनहरा तोता ने कहा है अपनी वास्तविकता गोपनीय रखनी है। राजकुमार ने कहा, मैं तो एक धोबी हूं। राजकुमारी ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। ऐसे ही समय बीतता गया। राजकुमारी छुप छुप कर राजकुमार विक्रम से मिलने लगी। वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। एक दिन राजकुमार ने पूछा, क्या हुआ राजकुमारी, आप रो क्यों रही है?
राजकुमारी ने कहा, वो मेरे पिताजी ने एक राजकुमार से मेरी शादी पक्की कर दी है। राजकुमार ने हैरानी से कहा, क्या? ये क्या कह रही हो तुम? वैसे भी राजकुमारी एक तरह से ये सही भी है। अब मैं कहां एक मामूली धोबी राजा ने आपके लिए एक राजकुमार पसंद किया है। अब आप उनसे ही शादी कर लीजिएगा। राजकुमारी ने कहा, तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। मुझे पूरा यकीन है तुम एक दिन राजकुमार नहीं बल्कि राजा बनोगे, ऐसा मेरा मन कहता है। राजकुमारी ने एक उपाय बताया। शादी से एक प्रतियोगिता होती है जिसमें सबसे तेज भागने वाला ही राजकुमारी से शादी करता है, पर वो सिर्फ नाम की प्रतियोगिता है। उसमें राजा का पसंदीदा ही भागता है, बाकी किसी की हिम्मत नहीं उसमें भाग लेने की। ये पुरानी परंपरा थी जिसे पिताजी ने अपने मुताबिक बना लिया। बाकी दीदियों की शादियां भी ऐसे ही हुई है कि शायद तुम मुझसे आखिरी बार मिल रहे हो। अगर हम एक नहीं हुए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। राजकुमारी वहां से चली गई, पीछे छोड़ गई अपने लहंगे का एक लंबा धागा। विक्रम उस धागे को अपने हाथों में रखता है। विक्रम ने कहा, यह धागा आपके रूप में मेरे साथ रहेगा। अगले दिन बहुत सारे राजकुमार भागने की प्रतियोगिता के लिए खड़े थे। यह प्रतियोगिता 3 चरणों का था। राजा और राजकुमारी भी वहां मौजूद थे। तभी वहां विक्रम आ जाता है। प्रतियोगिता का पहला चरण शुरू हुआ और विक्रम ने राजकुमारों को हरा दिया। सभी लोग देख रहे थे। राजा ने ऐलान करते हुए कहा, सभी प्रजाजन ध्यान से सुनो। लगता है कि आज राजकुमारों की तबीयत ठीक नहीं थी। आप सभी अब जा सकते हैं। कल प्रतियोगिता वापस होगी। सभी वहां से चले गए। राजा गुस्से में विक्रम को देख रहे थे। राजा ने डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां राजकुमार के बराबर भागने की? अपने आप को देखा है तूने? तू करेगा मेरी पुत्री से शादी। आज तेरी खैर नहीं। राजा के आदेश पर मंत्री का लड़का शाम के समय राजकुमार विक्रम को घने वन में ले गए। सैनिकों की मदद से एक गहरा गड्ढा खुदवाया और विक्रम को कब्र में कैद करके गड्ढे में दफना दिया और गुस्से से बोला, यही तेरी सजा है। अब इसमें कैद रहना जिंदगी भर। मंत्री का लड़का वहां से चल दिया। विक्रम ने कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं तो बुरी तरह से फंस गया हूं। तभी राजकुमार को सुनहरा तोता का दिया हुआ पंख याद आया। विक्रम ने सोचा, हाँ, इन सब के बीच में मैं अपने मित्र सुनहरा तोता को तो भूल ही गया। उसे यहां बुला लेता हूं। राजकुमार ने पंख को हाथ में पकड़ा और सुनहरा तोता को याद किया। दूसरे ही पल सुनहरा तोता वहां प्रकट हुआ। राजकुमार सारा किस्सा सुनहरा तोता को बताते हैं। इसके बाद सुनहरा तोता ने अपने जादू से राजकुमार को आजाद करा दिया। राजकुमार ने सुनहरे तोते का शुक्रिया किया और तोता वहां से गायब हो गया। राजकुमार वापस प्रतियोगिता के लिए प्रस्तुत हो गए और वापस दौड़ में जीत गए। सारे गांव वाले राजा के आदेश अनुसार चले गए। मंत्री के लड़के ने कहा, महाराज, ये मेरा गुनहगार है। अब मैं इसे ऐसा फंसाऊंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। दूसरे दिन प्रतियोगिता से पहले राजकुमार ने विक्रम को एक पिंजरे में कैद किया और वहां से चला गया। विक्रम ने सोचा, यहां से निकलना तो और भी आसान होगा। अब बस मैं अपने मित्र को बुला लेता हूं। राजकुमार ने पंख को जेब से निकालकर हथेली में रखा ही था कि वो उड़कर पिंजरे से बाहर गिर गया। विक्रम ने कहा, यह क्या हो गया? अब बिना पंख के मैं बाहर कैसे निकलूंगा? पंख बहुत दूर गिरा हुआ था। घने जंगल में उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। क्या सच में विक्रम समय पर प्रतियोगिता में नहीं पहुंच पाएगा? आइए देखते हैं। विक्रम ने कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी उसे अपनी मां की कही बात याद आई। मां ने कहा था, याद रखना, जिंदगी में कोई समस्या आए उसका हल तुम्हारे आसपास ही होता है। बस उम्मीद के नजरिए से देखने की जरूरत होती है। तभी उसका ध्यान नागफनी के पौधे पर गया। विक्रम ने सोचा, हां, ये सही रहेगा। ये नागफनी का पौधा, इसका रस बड़ा चिपचिपा होता है। अगर मैं इस पौधे को पत्थर पर पीसकर तो मैं एक गोंद का गोला बना सकता हूं। पर पंख को पाने के लिए रस्सी कहां से लाऊं? तभी उसे राजकुमारी के घाघरे की डोरी के रेशे का ख्याल आया। विक्रम ने सोचा, हां, ये डोरी, इस डोरी से मेरा काम तो हो जाएगा। उसने डोरी में गोला लगाकर पंख के पास फेंका और वो पंख से चिपक गया और उसने पंख को रस्सी से टान लिया। दूसरे ही पल सुनहरा तोता वहां प्रकट हुआ और उसे आजाद कर गायब हो गया। विक्रम ने वापस दौड़ लगाई।
और वो वापस जीत गया। मंत्री के लड़के ने लखू काका को एक रस्सी से उल्टा लटकाया, नीचे गर्म तेल खोल रहा था और रस्सी विक्रम के हाथों में पकड़ा दी और बोला, देख ले विक्रम, अब अगर तुमने रस्सी छोड़ी तो तुम्हारे लखू काका की जान जाएगी। अब राजकुमारी का ख्याल छोड़ दो। मंत्री का लड़का चला गया। फिर प्रतियोगिता हुई। इस बार मंत्री का लड़का जीत गया। उसके राजा से कहा, महाराज, मैं कुछ काम निपटा कर आता हूं। वो वापस उस स्थान में पहुंचा। विक्रम के हाथ छिल गए थे और हाथों से खून बह रहा था। विक्रम काका को सारी बात बताता है कि राजकुमारी उससे बचपन से प्रेम करती है। लखू काका ने कहा, बेटा, मेरी तो उम्र हो चुकी है, तेरे सामने पूरा जीवन पड़ा है। अगर आज तू जीत गया तो राजा को अपनी पुत्री की शादी तुझसे ही करनी होगी। विक्रम ने कहा, नहीं काका, आपने मुझे बचपन से पाला, न रहने को छत, न खाने को रोटी, आप मेरे पिता तुल्य हो। आपकी जान लेकर अगर ये सब मिलता है तो नहीं चाहिए। अगर मुझसे शादी नहीं हुई तो वो आत्महत्या कर लेगी। लखू काका ने कहा, भगवान उसको सद्बुद्धि दे। तभी मंत्री का लड़का सामने आया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने लखू काका को आजाद किया। मंत्री के लड़के ने कहा, भाई विक्रम, मैंने ये सोचा था कि तुम काका को तेल में डुबाकर प्रतियोगिता के लिए आ जाओगे, तो मैं गांव वालों को कहूंगा कि तुम कितने मतलबी हो। पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम बहुत ही नेकदिल और बहादुर हो, इसलिए राजकुमारी तुम्हारी हुई। विक्रम ने कहा, पर अब यह कैसे संभव है? प्रतियोगिता तो आपने जीत ली है और राजा ने भी ऐलान कर दिया है। मंत्री के लड़के ने कहा, हाँ, पर इस प्रतियोगिता का नियम है, अगर जीतने वाला व्यक्ति अपना नाम वापस ले ले तो अगर उससे पहले कोई दौड़ हुई होगी तो उसके विजेता को ही असली विजेता माना जाएगा। मैं गांव में जाकर ऐलान कर दूंगा कि मैं अपना नाम वापस ले रहा हूं और राजा को अब यह मानना ही होगा। मेरे कहने से अब राजा को तुमसे ही अपने पुत्रे का विवाह करना होगा। विक्रम ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। मंत्री के लड़के ने वैसा ही किया। ऐलान करके वो अपने घर चला गया। राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी, मैं इस लड़के से प्रेम करती हूं। अगर आपने इसे कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा ने कहा, हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है। तुम दोनों को वन में अपना जीवन बिताना होगा। सोच लो, कहां राजमहल की ठाट बाट और कहां वन का जंगली जीवन। राजकुमारी ने कहा, मुझे विक्रम के साथ वन में भी जीवन बिताना मंजूर है। राजा ने कहा, तो फिर ठीक है। राजा ने विक्रम और राजकुमारी चित्रा का विवाह कर उन्हें गहरे जंगल में छोड़ दिया। चलते चलते दोनों एक गुफा तक पहुंचे। दोनों को गुफा सुरक्षित लगा, इसलिए दोनों वहीं पर रहने लगे। समय बीतता गया। उन्होंने उस गुफा में लकड़ी काटकर दरवाजा भी लगा लिया। अंदर बांस से घर की जरूरत का सारा सामान भी बना लिया और राजकुमार जंगल से लकड़ियां काटकर राज्य में बेचता था। एक दिन शाम के समय विक्रम लकड़ियां बेचकर लौटा। उसका चेहरा उदास था। चित्रा ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? विक्रम ने कहा, वो दरअसल मैंने बाजार सुना कि तुम्हारे पिता को एक गंभीर बीमारी हो गई है और उनका इलाज सिर्फ एक मायावी फूल से हो सकता है। बहुत सारे लोग गए, उस फूल को लाने पर सभी असफल हुए। चित्रा ने कहा, विक्रम, मेरे पिता के प्राणों की बात है, हमें उस जगह चलकर वो फूल तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। विक्रम ने कहा, हाँ चित्रा, मैं भी यही सोच रहा था, चलो चलते हैं। दोनों उस स्थान पर पहुंचे जहां वो मायावी फूल था। उस फूल की रक्षा कई नरभक्षी पौधे कर रहे थे। तभी विक्रम को सुनहरा तोता का पंख याद आया। विक्रम ने उस पंख को निकाला और सुनहरा तोता उसके सामने हाजिर हुआ। यह दृश्य देखकर चित्रा दंग रह गई। विक्रम ने कहा, मित्र, मुझे वो फूल तोड़कर ला दो। सुनहरा तोता ने कहा, माफ करना मित्र, मेरा जादू सिर्फ तुम्हारे ऊपर चल सकता है, दूसरी चीजों पर मेरा नियंत्रण नहीं है। अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हें पौधे के पास तक भेज सकता हूं। चित्रा ने कहा, पर इसका क्या फायदा? ये नरभक्षी पौधे विक्रम को खा जाएंगे। राजकुमार ने कहा, मित्र, तुमने कहा कि तुम्हारा जादू सिर्फ मुझ पर चलेगा तो ठीक है, तुम मुझे एक नरभक्षी पौधा बना दो। सुनहरा तोता ने कहा, ठीक है मित्र, मैं तुम्हें वो पौधा तो बना दूंगा, पर मैं तुम्हें वापस ठीक नहीं कर सकूंगा। सोच लो। चित्रा ने कहा, नहीं, ऐसा मत करना। विक्रम ने कहा, सुनहरा तोता, मेरे मित्र, मुझे वो पौधा बना दो, मुझे मेरी परवाह नहीं है। विक्रम के इतना कहते ही सुनहरा तोता ने उसे वो पौधा बना दिया।
विक्रम ने उस फूल को तोड़ा और चित्रा की ओर फेंक दिया। विक्रम ने कहा, जाओ चित्रा, ये फूल ले जाओ। अपने पिता को कहना कि उनके दामाद ने उन्हें ये भेंट करा है। चित्रा ने कहा, यह तुमने सही नहीं किया विक्रम। चित्रा रोते हुए अपने पिता के पास वो फूल लेकर गई। फूल खाते ही राजा स्वस्थ हो गए। राजा ने पूछा, पुत्री तुम ये फूल कैसे लेकर आई? चित्रा ने कहा, मैं नहीं पिताजी, ये फूल आपके दामाद लेकर आए। वो गरीब जरूर थे, लेकिन उनका मन बहुत बड़ा था। राजा ने पूछा, थे से क्या मतलब है तुम्हारा? चित्रा ने कहा, वो फूल तोड़ते तोड़ते हमेशा के लिए एक पौधे में बदलकर उस स्थान में कैद हो गए। सिर्फ आपकी जान बच पाई इसलिए। राजा ने कहा, क्या? चलो उस स्थान पर चलो। सभी उस स्थान पर पहुंचे। सुनहरा तोता पहले से वहां मौजूद था। राजा ने कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तुमने बहुत बड़ा बलिदान दिया। बताओ, अगर तुम्हें ठीक करने के लिए मुझे जमीन आसमान भी एक करना पड़े तो मैं करूंगा। सुनहरा तोता ने कहा, महाराज क्या आप अपनी 200 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा तोड़ देंगे? राजा ने कहा, ठीक है, अगर इससे मेरा दामाद ठीक हो जाएगा तो ठीक है, मैं ये करने को तैयार हूं। राजा ने आदेश देकर उस प्रतिमा को तुड़वाया। प्रतिमा के नीचे से एक छड़ी निकली। सुनहरा तोता ने कहा, चित्रा, अब इस छड़ी को उठाओ और विक्रम पर स्पर्श करो। पौधे को स्पर्श करते ही वो वापस विक्रम में बदल गया। तभी सुनहरा तोता बोला, बेटा अब इस छड़ी को मुझ पर स्पर्श करो। छड़ी को जैसे ही सुनहरा तोता पर स्पर्श किया गया, वो महारानी गायत्री देवी में बदल गई। विक्रम ने कहा, मां आप जीवित हो। आपको इस सुनहरा तोता के रूप में किसने कैद किया था? महारानी गायत्री देवी ने कहा, सब बताती हूं बेटा, सबसे पहले अपने घर चलो, अब वक्त आ गया है। सभी राजकुमार विक्रम के राजमहल पहुंचे। इतने वर्षों बाद अपने पुत्र और रानी को देखकर राजा के होश उड़ गए। उसने हैरानी से कहा, महारानी आप जीवित हैं, ये कैसे हुआ? कहां थी आप? इतने वर्ष बीत गए। महारानी गायत्री देवी ने कहा, बताती हूं महाराज, सब बताती हूं। दरअसल गायब होने के कुछ महीनों पहले जब मैं मायके गई तो मैं अपने गुरु जी से मिली। उन्होंने मुझे गायब होने की विद्या सिखाई। उस विद्या से सिर्फ मैं खुद को गायब कर सकती थी, या फिर उसे जो मेरा खून हो, यानी मेरा पुत्र। फिर मुझे पता चला कि गुरुजी हमेशा के लिए हिमालय जा रहे हैं। मैं उनसे वापस मिली। इस बार उन्होंने मुझे वेश बदलने की विद्या सिखाई। इसका भी प्रयोग मैं खुद पर या अपने बच्चों पर कर सकती थी। रूप बदलते ही एक छड़ी पैदा होती थी, जिसका स्पर्श करते ही मैं वापस ठीक हो सकती थी। मैं लौटकर मैंने सबसे पहले ये विद्या अपनी दासी कमला को दिखाई। मैंने कहा, चलो अब ये विद्या महाराज को दिखाते हैं। तभी कमला बोली, महारानी रुकिए, एक काम करते हैं, बड़ा मजा आएगा। आप ना नदी में बहने का नाटक करो और राजा को लगेगा आपकी मृत्यु हो गई। फिर आप राजा के पास सुनहरा तोता बनकर उड़ते हुए आना। मैं छड़ी से आपको ठीक कर दूंगी। तब आप राजा से कहना कि आपने उन्हें उल्लू बनाया। बड़ा मजा आएगा। मैंने वैसा ही किया महाराज। पर इस कमला ने उस छड़ी को छुपा दिया, और जब मैं इसके पास आई मुझे कैद कर लिया गया। और तभी सुमेरु राज्य के राजा वीर प्रताप अपना स्मारक बनवा रहे थे। इसने उस छड़ी को उस स्मारक की नींव में दफना दिया ताकि मैं कभी भी ठीक ना हो सकूं। राजा ने कहा, महारानी आपको हमारे पास आना चाहिए था, आप हमसे सारी बात कह सकती थी। महारानी ने कहा, महाराज क्या कहती, सुमेरु राज्य की सेना हमसे 10 गुना ताकतवर है। आपके प्राण हम संकट में कैसे ला सकते थे भला? राजा ने आदेश दिया, सैनिकों इस कपटी कमला को कारागृह में डाल दो। राजकुमार अपने राज्य में लौट आए थे। राजकुमारी चित्रा की बात सच निकली। विक्रम वाकई में एक राजा बन चुका था और कमला को आजीवन कारावास का दंड मिला और सभी लोग हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, हाइप और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे ऐसी ही दूसरी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।